रिप्रेजेंटेटिव है, इस बार बारीकी से इस पर नजर रखेंगे तो 4000 से ज्यादा टेबल और हर टेबल पर ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। मतलब शक शुबह की कोई गुंजाइश ना रहे, आज ऐसी तैयारी है। और आज की काउंटिंग में एक और खास बात रहने वाली है। आज हमेशा की तरह पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले होगी, लेकिन इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती को ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती से पहले पूरा करना होगा। यहां भी किसी के पास कोई मौका नहीं छोड़ा गया कोई शिकायत करने का। और जब ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों की ईवीएम और उनके वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाएगा। और जिस वक्त ईवीएम की काउंटिंग और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो रहा होगा, उस वक्त उम्मीदवार या उनके एजेंट को भी वहां पर मौजूद रहने की इजाजत होगी। यानी कि बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई धांधली हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया। तो ये वोट चोरी जैसी कोई गुंजाइश और इस तरीके की कोई संभावना ही पैदा ना हो, कोई आरोप ना लगे। अगर किसी भी पोलिंग बूथ की ईवीएम पर लगी हुई सील या सीरियल नंबर में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उस बूथ की पूरी वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती की जाएगी और उसके बाद ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन रुझान आप तक पहले ही पहुंचने शुरू हो जाएंगे और पूरी प्रोसेस को दिखाने के लिए इंडिया टीवी ने खास इंतजाम भी किए हैं। सबसे तेज और सटीक रुझान आप तक पहुंचाने के लिए हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर तरीके से चुनाव का सारा डेटा आपको एक नजर में समझ में आया। हमने उसकी तैयारी की है और अभी जहां आपको 0000 दिखाई दे रहा है, 8 बजे के बाद बड़ी तेजी से यहां पर नंबर और आंकड़े भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे रुझान आएंगे इनमें नंबर्स भरने लगेंगे। हमारी स्क्रीन पर आप जो सबसे ऊपर टैली चल रही है वहां पर आप एक एक पार्टी का रुझान और सीटें जो हैं वो लिखी हुई देख पाएंगे। बॉटम मतलब स्क्रीन के नीचे हर अलायंस के खाते में जा रहे रुझान और नतीजों के नंबर्स आप देखेंगे। बिहार में कौन सा इलाका किस पार्टी के पक्ष में वोट दे रहा है वो आपको हमारी स्क्रीन की बाईं तरफ दिखाई देगा और दाईं तरफ आप देखेंगे हर महत्वपूर्ण हॉट सीट का नतीजा, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम आपको मिलती रहेगी। यानी कि जैसे ही रुझान आएगा वो अपडेट होकर आपकी स्क्रीन के सामने होगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल रहेगा जो इन रुझानों का सटीक विश्लेषण और आकलन आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका भी। और इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हालांकि सौरभ, आपने कई राउंड ऑफ प्रेडिक्शन सभी से करवा लिए हैं कि किसके पास क्या संभावनाओं की लिस्ट तैयार है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हुए देवेंद्र आपसे, आज क्या होने जा रहा है, आज नतीजों में क्या दिखने जा रहा है? ये चुनाव के जितने भी शास्त्र हो सकते हैं, जो सिम्टम हो सकते हैं, अगर उनको देखें, उनको समझे तो ऐसा लगेगा कि एकदम से क्लियर कट मेजॉरिटी आनी चाहिए, उसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ऐसा हाँ, और वो इंडिया के पक्ष में होना चाहिए इस लिहाज से कि महिला वोटर्स का जो टर्नआउट है और महिला वोटर्स ने किधर वोट किया होगा, उसके पीछे जो राजनीतिक लॉजिक जिसे कहें उसको अगर ट्रैक करें तो सीधे समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर सौरभ देखें कि बेगूसराय में 2024 का लोकसभा चुनाव था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एसआईआर हुआ है, लगभग 3.25 लाख महिला वोटर्स के नाम उसमें कटे हैं। बावजूद इसके 11% वोट का इजाफा हुआ। अब अगर इस तरह से वोटर टर्नआउट हो, मतलब बेगूसराय में 11% महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो उससे आप समझ सकती हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे चाहे अभी की धनराशि की बात कर लें या महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर लें, सरकारी नौकरी में, लोकल बॉडीज़ में, और ये शुरू हुआ था 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने साइकिल और पोशाक योजना शुरू की। तो महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पक्ष में समर्थन रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार का समर्थन माई बहन योजना का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये एक तरफा नीतीश कुमार के समर्थन में जा सकता है? यूजुअली होता यह है कि जैसे जो सरकार आपको लगातार देते जा रही है और जिसके साथ जुड़ा हुआ है तो उससे मोह भंग नहीं होता। कोई नया कोई उस तरह का वायदा कर दे, खासतौर पे जिसका वैसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ की लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए हमेशा ही इशू होता है। जैसे कोई नोटेड क्रिमिनल हो, नोटोरियस क्रिमिनल हो अगर, तो उसकी माँ और बहन भी ये नहीं चाहेगी ना कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, उसके अंदर भी एक डर बना ही रहेगा। नीतीश कुमार ने कम से कम वो अपनी वो छवि बना के रख दी थी कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। तो ये दोनों चीजें उनके फेवर में काम करती नजर आ रही है। जो आपने शुरुआत में कहा ना कि कोई हर पॉलिटिकल लॉजिक के पैमाने पे अगर आप इस चुनाव को एनालाइज करेंगे या जो सर्वेस भी हुए उनको भी, सर्वे को अगर आप छोड़ भी दें, अदरवाइज भी जो भी कुछ सरकार की तरफ से किया गया या पॉलिटिकली जो मूव्स इधर एनडीए ने लिए या उधर महागठबंधन ने,
तो अभी सरसरी तौर पर निष्कर्ष तो ये निकलता दिखता है कि एनडीए को बढ़त मिलनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि अब अनुमान का दिन नहीं है, आज तो सीधे सीधे नतीजों का दिन है। 8 बजे के बाद से गिनती बड़ी तेजी से बढ़ेगी। तो राहुल जी, आज जल्दी आप उम्मीद करते हैं कि स्थिति क्लियर होगी या 2015 जैसा फंसा हुआ चुनाव है? मुझे लगता है जिस तरह से वोटिंग हुई है, बढ़ी हुई है वोटिंग और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की बढ़ी है, तो डिसाइसिव रहेगा चुनाव। ओके। कि जिस और लोगों ने सोच लिया है कि इस पार्टी को जिताना है वो रहेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि एग्जिट पोल, मैं किसी के ऊपर पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जिट पोल जो बिहार के एग्जिट पोल रहे हैं, 2020 का एग्जिट पोल, हम कहें 11 एग्जिट पोल ने ये कहा कि जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं बनी, वो पूरी तरह से फेल हुआ। 2015 में भी 6 एग्जिट पोल थे, उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी क्लोज टक्कर है, लेकिन महागठबंधन जो है उसको फ़ायदा हुआ पूरी तरह से। इसी तरह 2010 का भी एग्जिट पोल जो है बिहार के मामले में, उसका भी यही रहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है उनको बहुत ख़राब जो है प्रदर्शन होगा उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो मेरा ये कहना है कि हम एग्जिट पोल से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते बिहार का, खास तौर से क्योंकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है एग्जिट पोल्स का वो बहुत अच्छा नहीं है बिहार। वैसे तो हर बार कोई ना कोई एग्जिट पोल ठीक होता ही है। इस बार भी हमने इतने एग्जिट पोल देख लिए हैं, लेकिन एक खास बात देखें, इस बार बाय एंड लार्ज हर सर्वे की डायरेक्शन भी एक ही है। कुछ सर्वे उसको थोड़ा नजदीकी मामला जरूर कह रहे हो, लेकिन उसमें भी 99% सर्वेस जो हैं ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एनडीए की सरकार जो है वो आनी चाहिए। अब आप जो पिछले बार वाला मामला कह रहे हैं वो वाकई थोड़ा नजदीकी था भी, 125 और 110 सीटों का मामला था दोनों के बीच में। लेकिन इस बार तो कोई कह रहा है 5% का वोट के डिफरेंस भी हो सकता है, 50 सीटों का डिफरेंस भी हो सकता है। प्रोफेसर देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि बिहार की दिशा मोटे तौर पे तो पता चल ही रहा है, लेकिन दशा क्या होगी दलों का कि वो थोड़ा मुश्किल है। और वो इसलिए भी क्योंकि बिहार का जो मतदाता होता है, और ख़ास करके एक ऐसे राज्य में जहाँ सामाजिक संरचनाओं में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, तो वैसे व्यवस्था आप देखेंगे कि जो मतलब जो आप अमूमन समझते हैं, तो इन राज्यों में ऐसे समाजों में, ऐसे राज्यों में स्टेट लेड जो सर्वाइवल होता है, जो स्टेट पर आधारित सर्वाइवल होता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और इसीलिए कई लोगों का ये मानना है, आप सर्वे भी करेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रो इनकम्बेंसी है वो बिहार में देश की औसत से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर देश में हम साधारण मान लें कि भाई 50% है, तो बिहार में थोड़ा 60% के आसपास होगा, जैसा आप अभी समझ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का जो मतदाता होता है वो बड़ा परिपक्व होता है, और वो परिपक्व इसलिए है कि वो अपने वोट को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि अपने वोट से ही वो अपने भविष्य को जोड़ता भी है। तो मुझे लगता है कि बिहार के परिणाम जो भी होंगे वो दिलचस्प होंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि यही होगा। हाँ, जो रुझानों का रुख है जो यहाँ स्टूडियो में पता चल रहा है या अलग अलग पोलस्टर करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उस रूप में हम बहुत पहले इसको हम समझ पाएंगे। लेकिन जो पिछले चुनाव का भी राहुल जी ने कहा कि उसका उदाहरण देते हुए कहीं कहीं मामला नजदीकी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो सकता है। मुझे लगता है कि पिछली बार भी लगभग 56 ऐसी सीटें थी जहां पर मामला बहुत नज़दीक का था। अब 243 सीटों में अगर 56 सीटें पिछली बार थी, और इस बार भी अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, जो हमने यहाँ एग्जिट पोल देखा था, तो जो हमारे पोलस्टर थे उन्होंने भी लगभग 38 सीटों के बारे में ये कहा था कि ये बहुत नज़दीकी मामला हो सकता है। देखना ये पड़ेगा, क्योंकि बिहार में इस बार एक नया दल भी है और एक नई शुरुआत भी उस दल ने की है। हाँ, वो किस हद तक, किस और कितना लोगों का विश्वास उस पर होता है, नहीं होता है, क्योंकि सभाओं में भीड़ थी, बिल्कुल आकर्षण था। अब वो आकर्षण कितना जमीन पर वोट में परिणत हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि एक जो तर्कवादी इंसान होता है, एक रैशनलिस्ट इंसान होता है, थोड़ा स्केप्टिकल होता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है जितना पोल हुआ है ना, उसके हिसाब से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं हो। लेट्स सी सर, अब ये तो 8 बजे के बाद थोड़ा हमको अंदाजा लगने लग जाएगा कि ये बहुत नजदीकी वाली फाइट है या एक तरफा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर में रजत जी हमारे बीच में होंगे, और रजत जी के साथ आप पूरा दिन भर बिहार के चुनाव की ये वोटों की गिनती और उसका पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस देखिए, समझिए, हमारे साथ बने रहिए, आप एंजॉय करेंगे आज के इलेक्शन काउंटिंग डे को। गिरिराज सिंह जो हैं वो आज उन्होंने इलेक्शन की काउंटिंग से पहले, वोटों की गिनती से पहले अपनी प्रेडिक्शन की है। हर नेता करता है, क्या लग रहा है उनको सुनते हैं।
से कह रहा हूं, आप काउंटिंग को देखते चले, मेरी बात सच निकलेगी। 2010 में जो स्ट्राइक रेट था एनडीए का, बीजेपी जदयू उस समय एक था, उससे बेटर अंतिम रिजल्ट आएगा। अब दूसरी बात है, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के चेहरे पर क्यों वोट देगा? इन्होंने गरीब के लिए क्या किया है? परिवार के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया, जेल जाने के लिए किया। सब लोग जेल और बेल पर हैं। कौन जनता जेल और बेल वाले को वोट देने जाएगा? गिरिराज जी, अब अगर एनडीए की बात कर लें तो एनडीए के लिए बिहार चुनाव में इस वक्त, इस बार सबसे ज्यादा काम करने वाला वो कौन सा फैक्टर है? प्लस पॉइंट सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा कि मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति जनता में उत्साह था, ये सबसे ज्यादा आम लोगों में। और दूसरी बात, नौजवान, वहां का किसान, वहां का आम लोग, वहां की महिलाएं, ये सब में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन था। और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन कई कारणों से था। और मैं समझता हूं कि एनडीए की जीत इसी कारण से होगी। जी गिरिराज जी, महिला वोटरों के हिसाब से अगर समझें तो रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है इस बार। अगर इस बात को लेकर एनालाइज किया जाए चुनाव को, तो इससे आपको कितनी आशा मिलती है कि महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में ऐसा मतदान किया कि हमारी एक बार फिर बहुमत की सरकार आपकी बनेगी? अगर वजह भी पूछते हैं, मैं तो, मेरे बेगूसराय में 10% से अधिक महिला पुरुष से रहे, और बिहार में भी लगभग वही रहा होगा। एग्जैक्ट हमने नहीं देखा कि 5 रहा कि 7 रहा, 9 है, तो 10 के इर्द गिर्द है। तो मैं आपसे पूछूं कि महिला क्यों नहीं देगी? मोदी जी और नीतीश जी ने क्या नहीं किया? अगर आपके पास समय हो तो एक सूत्र मैं बताऊं। नीतीश कुमार ने जीविका का गठन किया और सरकार में आने के बाद वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, यूपीए सरकार थी दिल्ली में, 14 तक केवल 147 करोड़ दिया, और अभी नरेंद्र मोदी 55,000 करोड़। ये तो बैंक लिंकेज थे, और जो मदद किया वो अलग से। अभी जो 10,000 दिया है, इसको 10,000 रुपया नहीं है केवल, आने वाले दिन में 2.5 करोड़ महिलाओं के बीच ये होना है। उसके बाद जो सक्षम महिला रहेंगी उन्हें 2 लाख अलग से मिलेगा। ये बिहार की एक ताकत होगी। महिलाओं में एक भरोसा बना है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति। अच्छा, मैं आपसे जरा राहुल गांधी के बारे में पूछ लेता हूं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, उससे कहीं कोई माहौल बना, एनडीए को कोई चुनौती पेश आई या फिर मदद ही हुई आपकी? मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के बात को नजरअंदाज कर दिया लोग। मैं पागल कह नहीं सकता, बेकार कह नहीं सकता, लेकिन फालतू बकवास था। वो बांग्लादेशियों के लिए